जय हिंद मित्रों। फिर से एक बार स्वागत है आपका। आपके सामने लाइव आने में थोड़ा विलंब हुआ, कुछ संस्थान वगैरह की व्यस्तता के कारण। तो अब ये प्रयास करूंगा कि आपसे बीच बीच में मुलाकात होती रहे, आपसे बात होती रहे। वे सभी मित्र जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और 2023 में सफलता को उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आपकी सफलता में कुछ भूमिका का निर्वहन हम भी कर सके, तो ये हम लोगों की उपलब्धि होगी। जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है, आपसे वरिष्ठ होने के नाते, अनुभवी होने के नाते और टीचिंग प्रोफेशन में लगभग 20-22 साल बिताने के कारण मैं आपको सलाह दे रहा हूं। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में कंपटीशन में बड़े परिवर्तन को देखा है और उसका बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से मैंने स्टडी की है, अध्ययन किया है। अभी जो कंपटीशन का फॉर्मेट है, जो डिजाइन है यूपीएससी का और यूपी पीएससी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन बड़ा धीरे धीरे हुआ बेटा। तो अपने सभी मित्रों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, जो ट्रेडिशनल जीएस के हिस्से हैं, परंपरागत जो सामान्य अध्ययन के टॉपिक है, उस पर तो आपको मजबूत होना ही होना है। लेकिन खाली उस पर मजबूत होकर आप सफल नहीं हो पाएंगे, संभव ही नहीं है। आजकल जो समसामयिकी है, जो आसपास की घटनाएं हैं, वो अपने सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि उस पर एक गंभीर नजर होनी चाहिए। कारण यह है कि समसामयिकी के विषयों को करके या सॉल्व करके आप परीक्षा क्वालिफाई तो नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अगर समसामयिकी पे आप हल्के हुए या आपकी पकड़ ढीली हुई तो परीक्षा के बाहर जरूर हो जाएंगे। तो आपकी सफलता में वो भी हिस्सा मजबूत होना चाहिए। और एक परेशानी जो मैंने महसूस किया है इतने दिनों में बच्चों के साथ जो शेयर हुआ है, बातचीत हुई है, समसामयिकी के लिए जो हमारे मित्र हैं वो ढेर सारे कुछ मैगजीन्स पे, कुछ अखबारों पे निर्भर है, न्यूज़पेपर्स पे निर्भर है, होना भी चाहिए। लेकिन एक परेशानी है जो बहुत बड़ी मैंने देखा है कि आप अगर कंपटीशन के लिए समसामयिकी की कोई मैगजीन खरीदते हैं और ये मान लेते हैं कि उस मैगजीन में जितनी चीजें हैं सब आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हैं, तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आता है। परेशानी यह है कि मैगजीन की हर चीज आपकी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं होता। मैगजीन की भी समस्या समझिए ना, कि अगर उन्होंने 2 पेज समसामयिकी के लिए या 1 पेज विज्ञान के लिए या 1 पेज अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने समसामयिकी के लिए बना के रखा है, तो हर माह लिखेंगे। पुरस्कारों का 1 पेज अगर उन्होंने बनाया है तो वो पेज भी हर महीने भरेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, बस एक बात मुझे बताइए, क्या हर महीने में इतने पुरस्कार दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं कि उनका 1 पेज पूरा भर जाए? मैगजीन तो हर महीने में वो पेज छापेगी और उस पेज को भरेगी भी। तो जाहिर सी बात है कि आप जब मैगजीन खरीदेंगे और जब वो पेज खोलेंगे पुरस्कार और सम्मान वाला, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भाई इसमें ये चीजें दी गई हैं तो परीक्षा के लिए जरूरी होगी। लेकिन महसूस करिए बेटा कि हर महीने में क्या इतने पुरस्कार और इतने सम्मान दिए जाते हैं कि 1 पेज भरा जा सके? नहीं होता। कुछ महीने ऐसे बीतते हैं जिसमें कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार दिया ही नहीं जाता जो परीक्षा के लिए जरूरी हो। तो मैगजीन वाले क्या करेंगे? अनाप शनाप के छोटे मोटे जितने भी पुरस्कार होंगे जो परीक्षा के लिए कोई महत्व नहीं रखते होंगे, उसको वहां पे लिख के भर देंगे पेज। और एक बच्चा जब उस मैगजीन को पढ़ता है तो वो ये नहीं समझ पाता कि उन चीजों पे फोकस करना है कि नहीं करना है। तो थोड़ा सा मैगजीन और अखबारों को भी इंटेलिजेंटली पढ़ना है और आपको ये महसूस करना है कि क्या वो चीजें परीक्षा के लिए जरूरी है कि नहीं है। ऐसा सिर्फ अनुभव से आएगा और परीक्षाओं के पिछले पैटर्न पे नजर रखने से आपको समझ में आएगा कि किन चीजों की तरफ हम फोकस करें, किन की तरफ फोकस ना करें। लेकिन मैगजीन को आंख बंद करके नहीं पढ़ना बेटा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा टॉपिक रिलेवेंट हो सकता है, कौन सा टॉपिक रिलेवेंट नहीं हो सकता। अदरवाइज मैगजीन को आप पूरा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर आएगा। और पढ़ना थोड़ी है बेटा, परीक्षा तक लेके जाना है, एग्जामिनेशन में हमको उसे लेके जाना है। तो थोड़ा इस टैक्टिस को समझिए और इसके हिसाब से अपनी फर्दर प्लानिंग बनाइए, आप जरूर सफल होंगे।
मैं प्रयास ये करूंगा कि बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक जिसपे बाय द वे अगर आपकी नजर नहीं पड़ी है तो मैं उस टॉपिक पे बात करूं। विश्व परिदृश्य में आप अभी देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और पूरा विश्व परिदृश्य ही बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गए, कूटनीति हो गई, विदेश नीति हो गई, इसमें व्यापक परिवर्तन हो रहा है। अभी कुछ भी स्थापित नहीं हो पाया, स्टेबल नहीं हो पाया। अभी इसमें काफी परिवर्तन होंगे। एक देश दूसरे के करीब जा रहे हैं, दूसरे दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये सब होता रहेगा। और इतिहास गवाह है बेटा, जब जब इस तरह की बड़ी विश्व में आर्थिक उथल पुथल या युद्ध की उथल पुथल हुई है, संबंध काफी परिवर्तित हुए हैं। तभी रूस यूक्रेन का जो युद्ध है बेटा, शुरुआत तो हुई थी तो अनुमान था कि कुछ दिन या कुछ घंटे का युद्ध होगा। दुर्भाग्य से ये युद्ध धीरे धीरे लंबा खींचने लगा। अब तो लगभग 9 महीने के आसपास का युद्ध हो गया और पूरे विश्व परिदृश्य पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक चीजों पर प्रभाव पड़ रहा है, राजनीतिक चीजों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो काफी हद तक इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है बेटा कि इस युद्ध का कंपटीशन से क्या लेना देना है। भाई हमारा तो परिदृश्य प्रतियोगी परीक्षा है, तो हर उस पहलू को चुना है कि आर्थिक आयाम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, विश्व परिदृश्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, और सबसे बड़ी बात है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की भूमिका पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। और आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आएगा कि इस युद्ध में यूएनओ ने अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार किया। अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस युद्ध ने कम से कम एक आईना तो दिखा ही दिया कि विश्व शक्ति जब इन्वॉल्व हो जाती किसी युद्ध में तो संयुक्त राष्ट्र संघ नेपथ्य में चला जाता, यानी वो अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाता। तो जरा इस समस्या को ध्यान में रखिए बेटा और समझने का प्रयास करिए। आज हम एक विषय पे बात करेंगे जो अचानक चर्चा में आया है और पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, सब लोग सशंकित हैं, सब लोग चिंतित हैं। तो उस विषय पे बात कर लेते हैं। एक सिस्टम है बेटा जिसको हम लोग आजकल बहुत चर्चाओं में बनाए हुए हैं, वो सिस्टम है बेटा डेड हैंड सिस्टम। तो आखिरकार ये सिस्टम क्या है, मीडिया से लेके हर जगह बड़ी चर्चा हो रही है। तो आज मैं चाह रहा हूं कि 5 मिनट में इस टॉपिक पे आपसे बात करूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बाइपोलर हो गई, दो ध्रुवीय हो गई। एक पोल को लीड कर रहा था यूएसए और एक पोल को लीड कर रहा था फॉर्मर यूएसएसआर। 1991 में रशिया बिखर गया, पूरी दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर हो गई। उसके बाद पूरे विश्व का जो राजनीतिक और जो कूटनीतिक आयाम है वो भी काफी हद तक बदला। तो एक सिस्टम है बेटा जो अभी फिर रूस यूक्रेन युद्ध के समय फिर चर्चा में आ गया। यह सिस्टम काफी पहले चर्चा में था, 50, 60 के 70 के दशक में, लेकिन अभी ये फिर चर्चा में आ गया और वो सिस्टम है डेड हैंड सिस्टम। तो ये क्या है, जरा इस पे हम आपसे कुछ बात करेंगे। वास्तव में डेड हैंड सिस्टम एक रशिया का बनाया हुआ सिस्टम है, एक तंत्र है। और इस सिस्टम की खासियत यह है बेटा कि स्वचालित है, ऑटोमेटेड है, यानी इसमें मनुष्यों की कोई भूमिका नहीं है। आपको पता है कि रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु आयुध हैं, परमाणु अस्त्र हैं, लगभग 6000 के आसपास उसके पास परमाणु बम है। और 6000 परमाणु बम बहुत है हम मनुष्यों के लिए बेटा। इतना परमाणु बम का आवश्यकता ही नहीं है हम मनुष्यों के लिए, दुनिया न जाने कितनी बार नष्ट हो जाए। तो रशिया ने क्या किया है बेटा कि ये लगभग 1600 इसके जो परमाणु अस्त्र हैं वो ऑटोमेटिक मोड पे रखा हुआ है। अच्छा, परमाणु अस्त्र के साथ भी आपने देखा होगा कि किसी के पास फुटबॉल है, किसी के पास कुछ इस तरह का डिवाइस है। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने पास कुछ डिवाइस रखते हैं। मान लीजिए कि परमाणु युद्ध होता है और राष्ट्राध्यक्ष ही न रहे, परमाणु कमांड को ऑपरेट करने वाले अधिकारी या सैन्य अधिकारी ही न रहे, तो फिर उस देश का परमाणु शक्ति के रिटेलिएट करने की शक्ति का कोई मतलब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए रशिया ने अपना एक सिस्टम विकसित किया है जिसका नाम है डेड हैंड। ये स्वचालित सिस्टम है और इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है
ये रूस यूक्रेन युद्ध में इसको एक्टिवेट कर दिया गया। अपुष्ट खबर है, कोई स्पष्ट खबर नहीं है क्योंकि बड़ा सीक्रेट मामला है। वो खबर यह है कि यह सिस्टम मॉस्को के दक्षिण में किसी सैनिक बंकर में यह सिस्टम स्थापित किया गया। और इस सिस्टम की खासियत यह है कि अगर रशिया पर कोई ऐसा परमाणु युद्ध हो जाता है जिसमें रूस के सभी सैन्य अधिकारी या एटॉमिक कमांड के सारे लोग अगर समाप्त हो जाते हैं, तो ये सिस्टम ऑटो सेंस करता है। टेम्परेचर के आधार पे, रेडिएशन के आधार पे, भूकंप के आधार पे वो सेंस कर लेता है कि इस देश पे परमाणु हमला हो चुका है। और ये सिस्टम क्या करता है कि जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो अलाइव हैं कि नहीं है, संकेतों के द्वारा इसको वेरीफाई करता है कि अगर कोई इस तरह का सैन्य अधिकारी जीवित है तो निश्चित रूप से एटॉमिक वॉर का कमांड देगा। और अगर ये संकेतक में उसको किसी के अलाइव होने की खबर नहीं मिलती तो स्वतः ऑटोमेटेड मोड में चला जाता है और अपने 1600 के 1600 परमाणु आयुधों को एक्टिव कर देता है। और जहां जहां इसके साइलो बने हुए हैं, यानी जहां पे इनको मिसाइलों को लगाया गया है, आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, यह स्वतः ऑटोमेटेड मोड में चली जाती हैं और खुद एक्टिवेट होकर फायर हो जाती हैं और अपने लक्ष्य पे हमला बोल देती हैं। ये स्थिति रशिया ने तब के लिए बनाया है कि अगर हमारे ऊपर कुछ ऐसा हमला होता है कि पूरा रशिया ही नष्ट हो जाए, सारा रशिया का कमांड सेंटर ही खत्म हो जाए, सारे वरिष्ठ अधिकारी खत्म हो जाएं, ये सिस्टम पूरे अटैकिंग एरिना को संभाल लेगा और ऑटोमेटेड एक्टिवेट होगा और 1600 परमाणु मिसाइलें अभिष्ट लक्ष्यों पे, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं पहले से, उन लक्ष्यों पे जाके हमला करेंगी। यानी मनुष्य न भी होंगे तो भी रशिया रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। और इसी सिस्टम को नाम दिया गया डेड हैंड। इसकी परेशानी यह है बेटा, ये सिस्टम मैनुअल नहीं है, ये ऑटोमेटेड है, इसमें मनुष्यों की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसकी परेशानी यह है कि जो कमांडर जिनके पास ये कमांड है वो अगर जीवित नहीं रहे परमाणु हमले में, अगर वो मर गए, ये सिस्टम स्वतः एक्टिवेट हो जाएगा और दुश्मन को माकूल जवाब देगा। दुख की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय जब अक्सर ये चर्चा हो रही है कि रशिया परमाणु हमला करेगा नहीं करेगा, अभी पुतिन साहब की ओर से भी बयान आ गया कि नहीं ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन युद्ध है बेटा, इरादे पल भर में बदलते हैं। माहौल अगर ऐसा बदलेगा तो इरादे बदलने में क्या देर लगेगी। तो रशिया ने अपना डेड हैंड सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता की विषय है। और कहा जाता है बेटा कि डूम्सडे है, यानी डूम्सडे का सिस्टम है। जिस दिन रशिया खत्म होगा उस दिन पूरी दुनिया खत्म होगी, क्योंकि रशिया खत्म होते होते ही सबको खत्म करेगा। तो ये बेटा आपको थोड़ा जानना जरूरी है कि डेड हैंड क्या है और इसके विषय में पूरा जो डिटेल सिस्टम रशिया ने बनाया हुआ है वो क्या है। अब ये है कि ये सिस्टम है तो रशिया के पास शीत युद्ध के समय से है, लेकिन इसने इस सिस्टम को डीएक्टिवेट किया हुआ था। अभी यूक्रेन युद्ध के समय ये चर्चाओं में है कि इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। तो डेड हैंड जो सिस्टम है रशिया का है, ऑटोमेटेड है, और ये सिस्टम सिर्फ परमाणु युद्ध के समय अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और खुद ही वो सेंस कर लेगा कि रशिया के ऊपर परमाणु हमला हुआ और सारे कमांड सेंटर नष्ट हो चुके हैं, सारे वरिष्ठ अधिकारी जिनको कमांड देना वो नहीं है, तो ये खुद ही कमांड ले लेगा और अटैक कर देगा। ठीक है बेटा, आज मैंने इस विषय पे बात किया और ऐसे ही मैं समय समय पर आपसे समसामयिकी के विषयों पे बीच बीच में चर्चा करता रहूंगा। ढेर सारे बच्चों का जो निवेदन था, पिछले वर्ष हमने बहुत लंबी बातचीत की सामान्य अध्ययन के विषय पे, तो इस बार फिर प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ व्यस्तता मेरी कम होती है, तो मैं सामान्य अध्ययन के परंपरागत विषयों पे रेगुलर इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करता रहूंगा और स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। जिग जैग बात नहीं होगी, ए से शुरू करके जेड तक बात करेंगे, बीच बीच में समसामयिकी के विषयों पे बात करेंगे। तो ढेर सारा धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे, बातचीत होगी। थैंक यू सो मच।